नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास क्रम। मित्रों, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास क्रम तब प्रारंभ होता है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का 16वीं शताब्दी में आगमन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी शुद्ध रूप से व्यापारिक कंपनी थी और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के महत्वपूर्ण नगरों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने लगी। तो धीरे धीरे इनको अपने कर्मचारियों के लिए और उस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, इन्होंने नई नई शिक्षा योजनाएं लागू की और इस प्रकार भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसमें मित्रों पहला पॉइंट है भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास क्रम किस प्रकार हुआ। इसमें पहली हेडिंग है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा। मित्रों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा 5 चरणों में संपन्न होती है, जिसका फर्स्ट चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा जो 1698 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक चली। दूसरा चरण है मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी और शिक्षा। यह समय था 1765 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक। थर्ड चरण है मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी और शिक्षा। यह समय है 1813 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक का समय। फोर्थ चरण है मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी और शिक्षा। यह समय था 1833 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी तक का। फिफ्थ चरण है मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी और शिक्षा। इसका समय काल है 1854 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। तो मित्रों यह था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा जो 1698 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। अब इसमें नोट पॉइंट देखते हैं मित्रों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट में फर्स्ट पॉइंट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के कारण ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी के हाथों से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। नवंबर सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। इस प्रकार कंपनी के शासन के अंत के साथ साथ कंपनी के शैक्षिक क्रियाकलापों का भी अंत हो गया। सेकेंड पॉइंट है मित्रों 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र आया। तत्पश्चात प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों सन 1833 ईस्वी का आज्ञा पत्र वह मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड की नीति 1839 ईस्वी। फोर्थ पॉइंट है मित्रों एडम्स रिपोर्ट। एडम्स रिपोर्ट पहली रिपोर्ट 1835 ईस्वी में आई, दूसरी रिपोर्ट 1838 ईस्वी में आई और तीसरी रिपोर्ट 1839 ईस्वी में आई। और फिफ्थ पॉइंट है वुड का आज्ञा पत्र 1854 ईस्वी। तो मित्रों यह शैक्षिक क्रियाकलाप थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत में शिक्षा की प्रगति हुई उससे संबंधित थे। तो मित्रों आइए एक बार इसकी ओरली व्याख्या कर लेते हैं। मित्रों भारत में जब अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो उनको रोकने वाला पश्चिम बंगाल में कोई था तो वो था नवाब सिराजुद्दौला। और 1757 की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के हाथों मारा जाता है। अब इनको बंगाल में रोकने वाला वैसा बहादुर कोई नहीं था और यह लड़ाई सिराजुद्दौला जो हारे हैं अपने सेनापति मीर जाफर की गद्दारी की वजह से हारे थे। तो अब अंग्रेजों का जो दूसरा शत्रु था, अंग्रेजों को जो डर था कि अब मीर जाफर भी हमारा रास्ता रोक लेगा, तो अंग्रेजों ने 1765 ईस्वी की लड़ाई में मीर जाफर को हरा दिया
और मार दिया। तो इस प्रकार मित्रों बंगाल में उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो मित्रों इस प्रकार अब अंग्रेज स्वच्छंद रूप से भारत के लिए शिक्षा नीतियां बनाने लगे और इसमें जो उन्होंने पहला प्रयास किया कि भारतीय भाषाओं पर और भारतीय साहित्य पर कुछ खर्च किया जाए, तो 1 लाख रुपए की आज्ञा पत्र में चर्चा की गई और इसी को लेकर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हुआ और जिसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र से जो विवाद उत्पन्न हुआ उसी को प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा जाता है कि 1 लाख की धनराशि प्राच्य भाषाओं पर खर्च होगी कि पाश्चात्य भाषाओं पर खर्च होगी, यानी प्राच्य साहित्य पर खर्च होगी या पाश्चात्य साहित्य पर खर्च होगी। प्राच्य साहित्य में भारत के सभी धार्मिक ग्रंथ या उससे संबंधित विषय आती थी और पाश्चात्य साहित्य में अंग्रेजी विषय और विज्ञान से संबंधित विषय आती थी। तो मित्रों प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सुलझाने के लिए जाने माने कानूनविद लॉर्ड मैकाले भारत आते हैं और इन्होंने 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य विषयों का पक्ष लिया, अर्थात प्राच्य साहित्य और प्राच्य विद्वानों और प्राच्य भाषाओं को इग्नोर कर दिया और सीधे सीधे लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को समर्थन दिया और 2 फरवरी 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष प्रस्तुत किया और लगभग इस विवरण पत्र के प्रकाशित होने के 13 दिन बाद ही लॉर्ड विलियम बेंटिक वापस चले जाते हैं इंग्लैंड और उनकी जगह पर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। उस समय यह विवाद बहुत गहरा गया था, भारतीय लोग एकदम इस बात से संतुष्ट नहीं थे। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने इस स्थिति को भापा और 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड की नीति आई, जिसके फलस्वरूप प्राच्य पाश्चात्य विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अर्थात इन्होंने प्राच्य भाषाओं पे भी धन खर्च करने की बात कही, इससे प्राच्य विद्वान संतुष्ट हो गए और यह विवाद खत्म हो गया। और मित्रों इसी प्रकार से एडम्स रिपोर्ट आती है 1835 ईस्वी में, द्वितीय एडम रिपोर्ट आती है 1838 ईस्वी में और तृतीय एडम रिपोर्ट आती है 1839 ईस्वी में और वुड का आज्ञा पत्र आता है 1854 ईस्वी में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा पत्र था, वुड का आज्ञा पत्र 1854 ईस्वी। और इसके बाद मित्रों भारत में 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर उस विद्रोह को दबा दिया गया, यानी भारतीयों ने जो विद्रोह किया था, भारतीय राजाओं ने जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको अंग्रेजों ने दबा दिया। लेकिन ब्रिटेन की महारानी इस बात को समझ गई कि अब भारतीयों के अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता है, एक समान नीति बनानी पड़ेगी। फलस्वरूप इन्होंने कंपनी के हाथ से शासन सत्ता छीनकर और भारत का शासन, कंपनी के हाथों से भारत का शासन छीनकर अपने हाथों में ले लिया। अर्थात अब भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी चलाने लगी, अर्थात ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई और अब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन से चलाया जाने लगा। अब मित्रों दूसरा इसमें पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा, अर्थात 1858 ईस्वी के बाद भारत में जो शिक्षा हुई और जब तक भारत आजाद नहीं हुआ उस समय की जितनी भी शिक्षा प्रणाली आएंगी वो ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा के अंतर्गत ही आएंगी। तो इसमें पहला पॉइंट है मित्रों, फर्स्ट पॉइंट है
ब्रिटिशकालीन भारत में शिक्षा के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन, यह 1882 ईस्वी में आया। सेकेंड पॉइंट है लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां, इसमें फर्स्ट पॉइंट है शिमला शिक्षा सम्मेलन जो लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में हुआ 1901 ईस्वी में हुआ। और सेकेंड पॉइंट है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित किया गया। अब यहाँ नोट में देखते हैं मित्रों, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी की सिफारिशों के फलस्वरूप 21 मार्च 1904 ईस्वी को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी पास किया गया। यहाँ पे देख ले मित्रों, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी की सिफारिशों के फलस्वरूप 21 मार्च 1904 ईस्वी को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास किया गया। थर्ड पॉइंट है मित्रों, नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 ईस्वी में आया। और फोर्थ पॉइंट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग 1917 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी में आया, अर्थात यह कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी से शुरू हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों, बहुत इंपोर्टेंट है हर्टांग समिति, यह 1929 ईस्वी में आई। कभी कभी प्रश्न पूछता है मित्रों कि भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालयों में अपव्यय और अवरोधन से संबंधित बात किस समिति ने की? तो हर्टांग समिति ने सबसे पहले 1929 ईस्वी में अपव्यय एवं अवरोधन से संबंधित बात की। अगला पॉइंट है मित्रों 6 पॉइंट एबट एवं वुड समिति, यह 1936 से लेकर 37 ईस्वी में गठित हुई। 1936 से लेकर 1937 ईस्वी में गठित हुई। अगला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना 1937 ईस्वी में आई। अगला पॉइंट है मित्रों सार्जेंट योजना, यह 1944 ईस्वी में आई। तो मित्रों यहाँ तक ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा के चरण थे। अब अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। अगला पॉइंट है, तीसरी हेडिंग है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मित्रों जैसे ही देश आजाद होता है तो अब नए सिरे से भारत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा योजनाएं बनानी बहुत जरूरी हो गई। तो राधा कृष्णन शिक्षा आयोग जो पहला भारत का स्वतंत्र भारत में जो पहला शिक्षा आयोग था वो था राधा कृष्णन शिक्षा आयोग। इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जो 1948 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी में आया, अर्थात 1948 ईस्वी में यह आयोग आया था। फिर से सुन लो मित्रों, फर्स्ट पॉइंट विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन शिक्षा आयोग 1948 ईस्वी में आया था। अगला पॉइंट माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, यह 1953 में आया था। 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1953 ईस्वी तक मतलब इस आयोग के सारे कार्यक्रम हुए थे। अगला है मित्रों, अगला पॉइंट है कोठारी शिक्षा आयोग, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1964 से 1966 ईस्वी तक इस आयोग का गठन हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि इसी के फलस्वरूप, इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के फलस्वरूप जो शिक्षा थी वह राज्य सूची से निकालकर 1976 ईस्वी में, अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया। फिर से सुन ले मित्रों, 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। 1976 से पहले जो शिक्षा थी वह राज्य सूची का विषय थी, इसीलिए इतने बढ़िया बढ़िया सारे आयोग फेल हो जाते थे। जैसे
और 1948 ईस्वी का आयोग फेल हो गया। 1952 ईस्वी का आयोग पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। 1964-66 का आयोग भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। 1968 ईस्वी की शिक्षा नीति भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि राज्य सूची का विषय होने से राज्य अपने मनमाने ढंग से इस नीतियों को लागू करते थे और अपने क्षेत्र की भाषाओं के हिसाब से करते थे और अपने राजनीतिक हिसाब से करते। तो फलस्वरूप 1976 ईस्वी में इसीलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब राज्य और केंद्र दोनों शिक्षा पर कानून बनाएंगे, लेकिन केंद्र द्वारा, विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून यह प्रभावी होगा। अगला पॉइंट है मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी। अगला पॉइंट है मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति 1990 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, अब देखिए इन तीनों में बहुत राजनीति हुई भारत में, जबकि सबसे बेस्ट यही है, एक ही चीज है सब 1986। लेकिन अब इसमें राजनेताओं में जैसे होता है ना आपसी मनमुटाव, कह रहे हम तुमसे भी बढ़िया करेंगे, और इसी का नकल करते रह गए लोग 1992 ईस्वी तक, 92-93 तक। तो मुख्य है हम लोगों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी। फिर इसी का संशोधित रूप आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित, यह 1992 ईस्वी में आई। आचार्य राममूर्ति समिति, इसको आचार्य राममूर्ति समिति भी कहते हैं, यानी आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित 1992 ईस्वी में आचार्य राममूर्ति इस 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इसलिए आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है 1992 ईस्वी की समिति। अगला पॉइंट मित्रों, राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992-93 ईस्वी। यह प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में आई थी, इसलिए इसको यशपाल समिति भी कहा जाता है। यह छोटे बच्चों से संबंधित थी कि बस्ते के बोझ को कम करो, इसका कोटेशन था बस्ते के बोझ को कम करो। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अब जो छोटी छोटी योजनाएं आई हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यह 1994 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला पॉइंट है मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना, जो प्राइमरी स्कूलों में दोपहर में जो भोजन मिलता है वही योजना है मध्याह्न भोजन योजना। यह मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना यह 15 अगस्त 1995 ईस्वी से शुरू है, जो अभी तक चल रही है। अगला पॉइंट है मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान 2000 ईस्वी में आई, लेकिन यह जुलाई 2002 ईस्वी से संपूर्ण देश में शुरू हुई। अगला पॉइंट है मित्रों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा या एनसीएफ 2005 ईस्वी। एक बार देखें मित्रों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा या एनसीएफ 2005 ईस्वी। एनसीएफ 2005 में सीधे सीधे कहा गया है कि बालक को किताबी ज्ञान के अतिरिक्त उसको सामाजिक जीवन से जोड़िए, अर्थात बाहरी ज्ञान से जोड़िए, यानी किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़िए। अगला पॉइंट है मित्रों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से संपूर्ण देश में लागू है और इसमें प्रत्येक अभिभावक को यह आदेश दिया गया है, क्योंकि एक नियम है, कानून है कि आप अपने 6 से 14 वर्ष के बालक को अशिक्षित नहीं रखेंगे, अर्थात उन्हें ज्ञानार्जन के लिए अपने नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में भेजेंगे, जहां वह कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा निःशुल्क ग्रहण करेंगे। वहां पे उनको भोजन भी मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, जूते भी मिलेंगे, पूरा उनको ड्रेस कोड मिलेगा और उसके बाद किताबें भी मिलेंगी और जो भी उससे संबंधित जो भी लाभ रहेगा बच्चे को मिलेगा। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को जानबूझकर अशिक्षित रखता है तो वह दंड का भागी होगा, ऐसा कानून में प्रावधान किया गया।
इसीलिए इसको कहा जाता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ईस्वी, जो संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू है। अगला है मित्रों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नई शिक्षा नीति 2020। मित्रों जब भारत में कोरोना काल चल रहा था तो उससे पहले से ही इस नई शिक्षा नीति 2020 पे व्यापक व्याख्या की जा चुकी थी और वर्तमान में यह 2021-2022 सत्र में वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक सत्र 2021-2022 में लागू है। तो मित्रों एक बार इसको फिर से दोहरा देते हैं, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है यह नए शैक्षिक सत्र 2021 से लेकर 2022 में लागू की जा चुकी है, अर्थात मतलब यह वर्तमान में यही नई शिक्षा नीति चल रही है जो सबसे लेटेस्ट है। तो मित्रों आशा है कि आप लोगों को मेरा टॉपिक भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास क्रम जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।